पढ़ाए थे पार्ट 1 न, पार्ट 1 वो वीडियो हो गया, हालांकि पार्ट 1 अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन इसको वीडियो के हिसाब से इसको पार्ट 2 कर दिया गया, क्योंकि उसमें बेसिक आपको बताएं कि कैसे कैसे भारत गुलाम बना है, अंग्रेज कैसे आए और किस तरह से भारत में आकर अपना सत्ता स्थापित किए और धीरे धीरे राज्यों पर कब्जा करना शुरू कर दिए। और राज्यों पर कब्जा शुरू करने के बाद हम लोग जाने कि अंग्रेज ज़्यादातर लाभ कमाना चाहते थे, खूब ज़्यादा धन अर्जित करना चाहते थे। यही रीज़न है कि वो लोग हमेशा कृषि में कर लेने का जो तरीका था वो बार बार बदलते रहते थे, कभी इस्तेमारी, कभी अस्थाई, कभी महालवारी, ऐसे करके कई व्यवस्थाएं लागू करते थे। ज़मींदारों को देता था ज़मीन और उससे वो टैक्स लेता था एक निश्चित डेट पर, जिसको सूर्यास्त विधि भी कल बताए थे आपको। अब आइए बंगाल और वहाँ के ज़मींदार के बारे में पढ़ेंगे। बंगाल वही जहाँ के नवाब सिराजुद्दौला को उसने क्या किया था, हराया था, है ना। तो बंगाल और वहाँ के ज़मींदारों के बारे में कह रहा है कि सबसे पहला औपनिवेशिक शासन कहाँ तैयार हुआ, बंगाल में। क्योंकि पूरे भारत में अगर कहीं पर अंग्रेज़ों ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली तो वो जगह कौन सा था, बंगाल में। इसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, पहला भारत का जो राज्य गुलाम हुआ वो राज्य कौन सा था, बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिए बंगाल में स्थापित की गई थी। बंगाल में सबसे पहले ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित किया गया तथा यहाँ भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था लागू की गई। यहाँ एक नई राजस्व स्थापित करने का प्रयत्न भी किया गया। सबसे पहले इसको गुलाम बनाया गया बंगाल को, और गांव की व्यवस्थाओं को उसने बदलने का क्या किया, प्रयास किया, ताकि हम एक नया राजस्व प्रणाली को, व्यवस्था को हम लागू कर से और उधर से ज़्यादा हम धन प्राप्त कर सके। ये बंगाल में उसने शुरू किया। करा 1797 में वर्धमान आपका बंगाल में ही पड़ता है। वर्धमान में एक नीलामी की गई। यह एक बड़ी सार्वजनिक घटना थी। वर्धमान के राजा की भू संपदाएं बेची जा रही थी। वर्तमान के राजा ने राजस्व की राशि नहीं चुकाई थी, इसीलिए उनकी संपत्तियों को क्या कर दिया गया, नीलाम। हम पहले ही बताए कि मान लिया जाए अगर कोई जमींदार होता था, और ये जमींदार कौन बनाते थे, अंग्रेज। कौन बनाते थे, अंग्रेज। और अंग्रेज इसको कई गांव दे देते थे, भाई तुम लोग जमींदार हो गए। अब जमींदार हो तो तुम्हारा काम है जो अगल बगल गांव हैं इससे टैक्स वसूल करना और फिर हमको तक वापस क्या कर देना है, पहुंचा देना, वापस अंग्रेजों के पास पहुंचाना है। और अगर जमींदार नहीं पहुंचा पाते थे तो वैसी स्थिति में जमींदार के अंडर में जितनी भी ज़मीनें होती थी, कल भी बताया आपको, वो नीलाम कर दी जाती थी। दूसरा किसी व्यक्ति को दे दिया जाता था जमींदारी, है ना, भाई आप नहीं संभाल पा रहे, चलिए आप हटिए, आपका ज़मीन नीलाम कर दिया जा रहा है। और उस नीलामी से जो रकम आता था तो टैक्स के रूप में उसको रख लेता था अंग्रेज। तो मूल रूप से अंग्रेज़ों को धन कमाना था यहाँ पर। तो बंगाल में इस तरह से नीलामी शुरुआत हुई। नीलामी में बोली लगाने के लिए अनेक खरीदार आए हुए थे। जैसे नीलामी का मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो, बोली लगता है। जैसे ये पेन है, कहेंगे ये पेन जो है बहुत पुराना है और इस पेन से राजा अशोक ने लिखा था, इसका महत्व बढ़ गया। इस पेन से किसी महाराजा का नाम ले लेंगे, किसी रानी का नाम ले लेंगे या किसी बड़े ऐसे व्यक्ति का नाम ले लेंगे तो उससे उसका महत्व बढ़ जाता है। और जैसे ही महत्व बढ़ा तो हम इसका बोली लगाएंगे। कौन खरीदेगा इसको, तो बोलेगा भैया बोली लगाएगा, आदमी आएगा बैठेगा। फिल्म उलिम में देखते होगे नीलामी होता है नहीं, तो बोली लगेगा 1 लाख, कोई बोलेगा 1.5 लाख, कोई बोलेगा 2 लाख, कोई बोलेगा 3 लाख, नहीं। तो जो सबसे ज़्यादा रकम बोला उसकी संपत्ति उसको हो गई और वस्तु उससे ले लिया, उसका हो गया। तो नीलामी इसी तरह। तो बोली लगाने के लिए अनेक खरीदार आए थे। संपदा सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को क्या कर दी जाती थी, जो ज़्यादा रेट बोलेगा उसी को देगा। कलेक्टर को तुरंत इस सारी कहानी में एक अजीब पेच दिखाई दिया कि ज़्यादातर खरीदार राजा अपने ही नौकर या एजेंट थे। उन्होंने राजा की ओर से ज़मीन को खरीदा था। नीलामी से 95% अधिक फर्जी बिक्री थी।
राजा भी इसमें बड़ा चालाक निकल गया। कुछ ऐसा जमींदार था, बोला कि हमसे कैसे छीन लेगा ये, हम भी दिमाग लगाते हैं। वो क्या करता था, बोली में अपने 5 गो आदमी को बैठा देता था, नौकर को या किसी व्यक्ति को, दूर गांव के जिसको कोई नहीं पहचानता है। आज ना फेसबुक के ज़माना है जी, के फलना है कौन है निकाल लेता है। पहले तो यहाँ राज्य का मुख्यमंत्री और राज्य का राजा को नहीं पहचानता था। आज टीवी है तो तुम देख ले रहे हो कि नीतीश कुमार का चेहरा कैसा है। उस ज़माने में सब लोग राजा, जैसे पटना में रह रहा है राजा, अब गांव का आदमी रोज़ पटना जाएगा, देखल जाएगा नहीं जाएगा, तो राजा तक नहीं पहचानता था। तब ने राम भगवान एक बार घूमे थे अपने गांव में, तो धोबिया जो कह दिया, अरे हमको तुम क्या राम बूझ लिए हो, रामी रात भर घारस बाहर, तो राम रख ले भाई, 14 साल छोड़ दिया तुमको, जहाँ रावण ने तुमको रख लिया, तुमको राम बूझ लिए। यह बात राम को चुभ गया और जाकर क्या किए, वनवास उसको फिर से छोड़ दिए। किसको? सीता माँ को। तो पहले आदमी नहीं पहचान पाता था, क्यों? क्योंकि ये फेसबुक यूट्यूब का ज़माना नहीं था, लोग कहाँ से देखेंगे उसको। तो इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को बुला लेता था जिसको कोई नहीं पहचानता था। और नीलामी अगर हुआ 100 रुपया का, इसका दमिया एक के बार बोलता था 1 लाख, आदमी चौंक जाता, अरे 100 रुपया का सामान है, अरे 200 300 500 ढेर है, 1 लाख बोल दिया। अंग्रेज भी गदगदा, अरे 1 लाख आ गया हो, चलो 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 दे दो। अब जैसी 1 लाख रुपया बात हुआ, बोला तो समय मिलता है 2 दिन 4 दिन 3 दिन कि भाई पैसा मिलेगा। और 3 दिन बाद कहता है कि ना हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा। फिर नीलामी हुआ, फिर 4 आदमी को सेट कर दिया, फिर दाम बढ़ा के वो खरीदार तैयार हो गया, और फिर वो गायब हो गया। बोला हमारे पास पैसे नहीं, हम कहाँ से लेंगे। तो लास्ट में वो है रजबा को देता, अरे ले ले तू ही रखो यार, छोड़ो हटा, कोई नए खरीदार मिला। लो 3-4 बार जहाँ हुआ तो कलेक्टर इस बात को समझा, क्योंकि कलेक्टर ही नीलामी करवाता था। बोला ये तो राजा बड़ा यहाँ पर अपना चाल दिखा रहा है। देखिए राजस्व अदा करने में आने वाली क्या क्या समस्याएं थी। आखिर जमींदार क्यों नहीं अंग्रेज को राजस्व दे पाते थे, आखिर क्यों उनकी ज़मीन नीलाम कर दी जाती थी? राजस्व नहीं आता था तभी तो नीलाम हुआ, ऐसे तो नीलामी नहीं होती। तो क्या दिक्कत थी जिससे अंग्रेजों को या जमींदार जो थे अंग्रेजों को पैसा नहीं दे पाते थे, कर नहीं दे पाते थे? वो कौन सी समस्या आती थी जिसके कारण जमींदार पैसा अंग्रेजों को नहीं दे पाते थे? करा अकेले वर्धमान राज्य के जमीन ऐसी संपदाएं नहीं थी। 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बेची गई इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद लगभग 75% से अधिक जमींदार हस्ताक्षर माने चेंज कर दिए गए। जैसे ही इस्तेमारी बंदोबस्त लागू हुआ, टैक्स नहीं मिलने लगा अंग्रेजों को, बस जमींदार बदलना क्या हो गया, शुरू हो गए। अंग्रेज अधिकारी यह आशा कर रहे थे कि इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद वो सभी समस्याएं हल हो जाएगी जो बंगाल के विजय के समय उनके सामने क्या थी, उपस्थित थी। उसको लगा कि हमको टैक्स लेने में जो दिक्कतें आती थी, है ना, ये इस्तेमारी व्यवस्था हम अगर लागू कर देते हैं तो अब दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, समस्या तो आएगी ही भाई। 1770 के दशक तक आते आते बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था एकदम संकट के दौर से गुजरने लगी। रीज़न क्या था? अंग्रेजों का टैक्स प्रणाली। फसल हो ना हो भैया आपको देना है इतना। ज़मींदार ज़बरदस्ती क्या करते थे, ले लेते थे। जमींदार भी क्या करते थे, मान लिया उसके पास 20 गांव है तो 5 आदमी जमींदार नियुक्त कर लेता था कि लो 5 आदमी तुमको 4 गांव 4 गांव 4 गांव 4 गांव 20 गांव हो गया। अब 4 गांव एक आदमी जाकर कवर करता था। तो टैक्स अगर सरकार का 2 रुपया है अंग्रेज का, तो 3 या 4 रुपया वसूलेगा, तबे तो इसका भी कुछ निकलेगा। तो इस पर बोझ किस पर पड़ा? जनता पर, किसानों पर पड़ा। एक तो डायरेक्ट किस अगर अंग्रेज लेता तो 2 रुपया देना पड़ता, बीच में जमींदार आ गया 8 आना और बढ़ गया, अब बीच में अभी और 2 आदमी आ गया, 4 आदमी आ गया, तहसीले वाला 4 आना और बढ़ गया, तो 2 रुपया का सामान 2.25 रुपया हो गया। दाम क्या हो गया? बढ़ गया। लोड पड़ा किसानों पर, इसलिए अर्थव्यवस्था चरमरा गया। ऐसा बार बार अकाल पड़ने के कारण हो रहा था। रीज़न ये भी था कि उस समय अकाल भी पड़ रहा था, बारिश उरिश नहीं हो रही थी, फसल का टैक्स लगातार। अधिकारी लोग ऐसा सोचते थे कि खेती व्यापार और राज्य के राजस्व संसाधन तभी विकसित किए जा सकेंगे,
खेती की पैदावार घट रही थी। ऐसा तभी किया जा सकता है जब संपत्ति के अधिकार प्राप्त कर लिए जाएंगे और राजस्व की मांग की दरों को अस्थायी रूप से तय कर दिया जाएगा, जब कृषि में निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये बात समझ में आया बाद में अंग्रेजों को कि हम कृषि से टैक्स तभी ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं जब कृषि में हम थोड़ा क्या करेंगे, निवेश करेंगे। अब भाई किसानों के पास पानी का व्यवस्था नहीं है तो आप टैक्स ले रहे हैं ना, तो नहर वहर बना दीजिए, किसान सिंचाई करेगा, फसल होगा तभी ना आपको देगा। अब नहर रहबे नहीं करेगा, पानी रहबे नहीं करेगा तो कैसे आदमी फसल उपजाएगा। तो ये दिक्कत था, ये बात समझ में आई, बाद में आई थोड़ी सी। यदि राजस्व की मांग अस्थायी रूप से निर्धारित कर दी गई तो कंपनी को नियमित राजस्व क्या होगा, प्राप्त होगा। मैंने इन लोगों का था कि भाई तय कर दो 1 कट्ठा पे इतना देना है, तो उसको लगा कि भाई हाँ 20 कट्ठा है तो 1 कक्को मन दिया तो 20 मन हो गया। कहने का मतलब 1 कक्को किलो दिया तो 20 किलो, उसको ऐसे जोड़ता था। इन्हें देखता था कि अरे 20 कट्ठा में कभी हुआ कभी नहीं हुआ। अधिकारियों को ऐसा लग रहा था इस प्रक्रिया से छोटे किसान और धनी भूस्वामियों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो जाएगा जिसके पास खेती सुधार करने के लिए पूंजी भी होगी और उद्यम भी होगा। ब्रिटिश शासन के पालन पोषण और प्रोत्साहन पाकर यह वर्ग कंपनी के प्रति वफादार भी रहेगा। यह समस्या है कि कौन कौन व्यक्ति हैं जो कृषि सुधार करने के लिए साथ राज्य को निर्धारित राजस्व अदा करने का ठेका ले सके। अंग्रेजों के सामने ये एक समस्या आया कि हम तो भाई कर ही रहे, जमींदारी दे ही रहे हैं, तो हमारे साथ कौन व्यक्ति आएगा जो कृषि में सुधार के लिए क्या करेगा, काम करेगा और हमारे लिए वफादार भी रहेगा। ये एक सवाल उठा अंग्रेजों के सामने। कंपनी के अधिकारियों के बीच लंबा वाद विवाद चला कि भाई कैसे इस समस्या को दूर करेंगे, कैसे कृषि में हम आगे बढ़ाएंगे, कैसे कृषि को आगे लेकर जाएंगे, कैसे कृषि उत्पादन को हम बढ़ाएंगे, कौन हमारे साथ आएंगे, कौन हमको साथ देंगे। इस पर बहुत लंबा बात विचार चला अंग्रेजों के बीच में, कंपनी के लोगों के बीच में। इसके बाद फैसला लिया गया कि बंगाल के राजा और तालुकदार के साथ इस्तिमरारी व्यवस्था क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। अब उन्हें जमींदारों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। उन्हें सदा के लिए एक निर्धारित राजस्व को मांग क्या करना था, अदा करना था। इस प्रकार जमींदार गांव के भूस्वामी नहीं था, बल्कि वो राज्य का क्या था, संग्राहक था। जमींदार के नीचे अनेक गांव होते थे, कभी कभी जमींदारों के नीचे तो 400 गांव होते थे। एक जमींदार 400 गांव, सोच रहे हो कितना है। जमींदारों से यह अपेक्षा की जाती थी वो कंपनी को नियमित रूप से क्या करेगा, राशि अदा करेगा। यदि ऐसा करने में असफल हुआ तो उसकी संपत्ति क्या कर दी जाएगी, नीलाम कर दी जाएगी। राजस्व के भुगतान में जमींदार चूक क्यों करते थे, क्यों जमींदार जो थे वो राजस्व नहीं चुका पाते थे। कंपनी को ऐसा लग रहा था कि राजस्व की दर निश्चित करने से, है ना, निश्चित करने से कंपनी को निश्चित आय प्राप्त होने लग जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि टैक्स समय पर नहीं मिलता था। जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में बराबर कोताही करते रहे, जिससे उनकी बकाया रकम, जैसे मान लिया जाए 400 गांव किसी को मिल गया, उसको देना है 4000 रुपया, अच्छा देंगे नहीं, छोड़ो ना, हम दे देंगे बाद में, नहीं आदमी करता है। और लेट करते गया और जितना लेट किया अंग्रेज उतना ओकरा फाइन बढ़ते चल गया, रकम क्या हो गया, बढ़ते चल गया। अंग्रेज माने जमींदार की कुछ गलती थी, टैक्स ले लेता था, पैसा ले लेता था, लेकिन देवे में माया लगता है। पैसा नहीं, पैसा आ रहा है तो ठीक है, और जा रहा है तो ढेर खर्चा हो रहा है, नहीं। तो यही चीज़ था जमींदारों के साथ, वो दे नहीं पाते थे। इसके पीछे कई कारण थे। प्रारंभिक मांगे बहुत ऊंची थी। कारण ये था कि अंग्रेज का मांगे बहुत ज़्यादा था, तो कितना भाई हम दे दे उसको, कलेक्शन उतना हुआ कि नहीं हुआ, इतना मांग लेता था, ये दिक्कत था। यह ऊंची मांग 1790 के दशक में लागू की गई थी। कृषि की उपज की कीमत बहुत कम थी, जिससे किसानों के लिए जमींदार को उनकी राशि चुका पाना क्या था, मुश्किल था। किसान के पास भी तो पैसा रहना चाहिए, किसान के पास भी तो फसल होना चाहिए। फसल नहीं है, पैसा नहीं है, जमींदार कह रहा है दो दो दो, तो किसान कह रहा है खूने ले लो, भैया ने तो हम कहाँ देंगे। और जमींदार को मांग रहा है कौन, अंग्रेज। अंग्रेज कह रहा है पैसे ना आए तो थोड़ा देंगे कहाँ से। अंग्रेज कह रहा अच्छा नहीं देगा, चलो तुम्हारा नीलामी कर देंगे। तो समस्या यहाँ दोनों तरफ था। एक समस्या था अंग्रेज थोड़ा भी जो एक होता है ना मर्मता,
यानी वो थोड़ा सा प्यार और दया दिखाने वाला चीज़ वो बिल्कुल नहीं दिखा रहा था। दूसरी बात, ज़मींदार कोताही बरत रहे थे थोड़ा। तीसरी बात, किसान के पास जब पैसा नहीं होता था तो वो चुका नहीं पाते थे, तो ज़मींदार कितना अपना घर से देगा भाई। ये रीज़न था कि ज़मींदार लोग अंग्रेज़ों को पैसा नहीं दे पाते थे, समय पर टैक्स नहीं दे पाते थे। जब ज़मींदार को किसान राजस्व देगा ही नहीं तो ज़मींदार आगे कंपनी को कैसे दे सकता है। राजस्व निर्धारित था, फसल अच्छी हो या खराब हो, राजस्व समय पर देना जरूरी था। तुम्हारा फसल हो ना हो, ज़्यादा हुआ कम हुआ मतलब नहीं है, मतलब है कि कट्ठा पे 2 किलो लेंगे तो लेंगे और थोड़ा देना है, निश्चित कर दिया गया और उतना देना है उसको। और किसान के पास उतना उपज नहीं है तो कभी कभी नहीं दे पाता था, और वैसे ही कभी 1-2 साल अकाल चला। पहले पानी का व्यवस्था तो था नहीं भैया, नदियों और तालाबों पर लोग ज़्यादा पर निर्भर थे, ज़्यादातर पैन वगैरह जो बनाते थे, नहर वगैरह उस पर निर्भर थे। और कभी कभी अकाल बारिश वगैरह भयंकर आ गया तो दिक्कत हो गई, बारिश नहीं हुई, ठीक से पानी नहीं मिला, सिंचाई नहीं मिला, फसल खराब हो गया। अब राजस्व का दे पाना किसानों के लिए क्या हो जाता था, मुश्किल हो जाता। तो ये था रीज़न जिसके के चलते ज़मींदारों को टैक्स नहीं मिल पाता था, और ज़मींदार को जब नहीं मिलता था तो वो अंग्रेज को नहीं दे पाते थे। सूर्यास्त विधि, आपको कल भी बताए थे कि सूर्यास्त विधि क्या है ना, कि भैया अगर 12 तारीख को बोला गया हर महीने का, तो 12 तारीख का जैसे सूर्य डूबने वाला रहेगा उससे पहले उसको क्या कर देना अंग्रेज को, और नहीं अगर कीजिएगा तो रकम क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, 2 गुना कर दिया जाएगा। इस विधि का नाम रखा गया, और ये लागू करने वाले कौन थे, अंग्रेज है। निश्चित सूर्य अस्त का क्या करना था, भुगतान करना जरूरी था। इस्तमरारी बंदोबस्त में जमींदार की शक्ति को किसान से राजस्व इकट्ठा करने और अपनी जमींदारी प्रबंध करने तक ही सीमित कर दिया गया था। भाई तुम्हारा ज़्यादा पावर नहीं है, अंग्रेज बोल दिया जमींदार को, तुम खाली बस अपना जमींदारी ठीक ठाक से देखो जरा मना, और बाकी टैक्स वसूलो, इससे ज़्यादा तुमको मतलब नहीं है। कंपनी जमींदारों को नियंत्रित रखना चाहती थी, उनकी स्वायत्तता को सीमित करना चाहती थी। जमींदार की सैन्य टुकड़ियों को भी भंग कर दिया गया, उनकी कचहरी को कंपनी द्वारा नियुक्त कलेक्टर की देखरेख में रख दिया गया। जमींदारों से स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति भी छीन ली गई। जमींदारों के अधिकार पूरी तरह से सीमित कर दिए। अब अंग्रेज एक और चाल चला, बोला कि जमींदार मतलब बहुत बड़ा आदमी, तो कुछ हुआ चल गया पंचायती करे रहे। अंग्रेज बोला तुम पंचायती कुछ नहीं करेगा, यहाँ का जो पुलिस है ना वो सब देखेगा, और तुम जो सेना लेकर चलते हो 20 गो लठा है, ये तुमको लेकर नहीं चलना है। यानी उसकी शक्तियों को धीरे धीरे से क्या कर दिया, कम कर दिया। क्या है कि कहीं गांव में शक्ति अपना बना लिया तो कहीं हमरे ने विरोध कर दे, तो इसको ताकतवर होने से पहले इसका ताकत का क्या करो, अंत कर दो, ताकत को ही कम कर दो, तो ये कभी फड़फड़ाएगा जीवन में नहीं। इसीलिए अंग्रेजों ने जमींदारों की शक्तियों को सीमित करने के लिए बहुत सारा नियम लगा दिया, कोई भी प्रकार का न्याय इससे छीन लिया गया है ना, और नियंत्रित करने के लिए सैन्य टुकड़ियों को भी जमींदार का भंग कर दिया गया। और कोई भी न्याय होता था तो वहाँ की पुलिस व्यवस्था करेगी, और कचहरी को भी किसके देखरेख में कर दिया, कलेक्टर की देखरेख में। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक जोतदार ने जमीन के बड़े बड़े हिस्सों पर कभी कभी तो कई हजार एकड़ में फैली जमीन अर्जित कर ली थी। स्थानीय व्यापार और साहूकार के कारोबार पर भी जोतदार का नियंत्रण था। जोतदारों द्वारा गरीब काश्तकारों पर व्यापक शक्ति का प्रयोग किया जाता था। जोतदार आपको बताए थे, लिखाए हैं परिभाषा जोतदार का, क्या लिखा है, जोतदार की परिभाषा क्या लिखा है बताइए कोई, बताओ। जिन किसानों के पास हाँ काफी जमीन होती थी, हाँ आदमी उदमी भी रखता था, ये सब लठैत वगैरह थोड़ा है ना, तो उसी को कहा गया क्या चीज, जोतदार। तो कह रहा 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक तक जोतदारों ने, यानी जो बड़े बड़े किसान थे, जमीन के बड़े बड़े हिस्सों पर कई हजार एकड़ जो जमीन फैली थी उसको क्या कर लिया, अर्जित कर लिया। और जोतदारों ये गरीबों को सता उताकर भी बहुत काम किए और अपना जमीन क्या किए, हड़प लिए। इनकी जमीन का बड़ा हिस्सा बटाईदारों के माध्यम से जोता जाता था, क्योंकि इनके पास जमीन बहुत ज़्यादा होता था। और आपके पास जब जमीन ज़्यादा रहेगा तो अकेले कितना कीजिएगा, तो हम लोग बटैया दे देते हैं।
उसी को कहा गया बटाईदार। तो इनका भी ज़मीन चूँकि बहुत ज़्यादा था तो बटाईदारों के द्वारा जोता जाता था और बाकी जो फसल हुआ वो आधा आधा लेता था। जो खुद अपने हल लाते, मेहनत करते, फसल के बाद उपज का क्या हो जाता था, आधा हो जाता था। आज भी वही सिस्टम है कि भैया बीज में पैसा आधा दीजिए, पानी में पैसा आधा दीजिए, खाद में पैसा आधा दीजिए, कटैया में पैसा आधा दीजिए, और फिर फसल में भी पैसा, खाली मेहनत करेगा वो, और मेहनत के बदले वो क्या लेता है, आधा, और पूंजी भी लगा रहा है थोड़ा बहुत। क्या गांव में जोतदारों की शक्ति जमींदारों की ताकत के अपेक्षा अधिक ज़्यादा हो गई थी। किसानों की कुछ ऐसे किसान हो गए थे जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हो गई थी, उसी को जोतदार कहा गया। और जोतदार कुछ ऐसे हो गए कि ज़मींदार से ज़्यादा पावर में हो गए, क्योंकि उनके अपनी ज़मीन थी ना भाई, किसी के पास तो था नहीं दूसरा का, आई तो मांगता था टैक्स, इसलिए पावर हो गया इसके पास ज़्यादा। जोतदारों पर नियंत्रण ग्राम वासियों के काफ़ी बड़े हिस्से पर था। जमींदार द्वारा गांव की लगान को बढ़ावे के किए जाने वाले पर प्रयास को वह विरोध करते थे। यानी जोतदार क्या करते थे, जैसे ही टैक्स बढ़ाता था जमींदार लोग या अंग्रेज लोग, तो ये विरोध करता था। काहे, सबसे ज़्यादा ज़मीन किसके पास है, जोतदार के पास, तो टैक्स पर सबसे ज़्यादा इसी को देना पड़ेगा, इसलिए विरोध करता था। गाँव वालों को भी कहता था तुम लोग भी विरोध करो, कहाँ से दोगे तुम इतना था, फसल नहीं होगा तो कहाँ से दोगे। तो ये विरोध करता भी था, कौन, जोतदार करता था। जमींदारों को अपने कर्तव्य को पालन करने से भी रोकते थे। जो किसान जोतदारों के निर्भर थे उन्हें अपने पक्ष में एकजुट कर लेते थे। जैसे बहुत सारा मेरे पास खेत है तो हम बटैया दे ले, तो बटैया दे ले तो आदमी तो हमारे पक्ष में रहेगा, वो विरोध करता था। उसका भी 2-4 कट्ठा अलग से खेत है तो वो विरोध कर रहा है, तो सबको अपना अपना क्या कर लेता था, पक्ष में रख लेता था। जोतदार जितना हो सकता था विरोध करता था पूरा। जोतदार किसानों को जानबूझकर राजस्व ना जमा करने पर देरी करने को क्या कहते थे, जोतदार कहते थे टैक्स जमा करो। बस ये जमींदार का जो गांव देहात में कहता भचभचिया मर जाना, भचभचिया मर जाएगा, नहीं टैक्स पर नहीं देंगे, इसका ज़मीन नीलामी हो जाएगा, और नीलामी होगा तो पैसा कोई और देगा, हमसे कोई लेगा, अभी तो फिलहाल कोई नहीं लेगा, इसलिए कहता था टैक्स में नहीं दो समय पर। क्योंकि राजस्व का समय पर भुगतान ना करने से जमींदार की जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। ऐसे में जोतदार उन जमीनों को खुद खरीद लेते थे। अब जैसी नीलामी हो गया, जोतदारे बड़ा बड़ा किसान के पास पैसा उसा रहे किया गया, लाओ हम ही खरीद लेंगे, लाओ, और ले गया, जमीन और ज़्यादा होते चला गया, तो ये फायदा में रह जाता था। उत्तरी बंगाल में जोतदार सबसे अधिक शक्तिशाली थे। धनी किसान, गांव के मुखिया लोग भी बंगाल के अन्य भागों में प्रभावशाली बनकर उभरे। कुछ जगह पर तो इनको क्या कहा गया, हवलदार। क्या कहा गया, यानी जोतदार को ही कहा गया, और जोतदार को ही कहा गया गांटीदार। क्या कहा गया, और नहीं तो क्या कहा गया, अलग अलग जगह का अलग अलग लैंग्वेज होता है। जैसे आप बम्बई में जाइएगा तो प्याज को प्याज नहीं कहता है, कांदा कहता है, कांदा। आलू को बटाटा कहता है ना। तो जैसे हम पहली बार जब बम्बई गए थे तो ट्रेन तो उतरे, ट्रेन से अपना और जाना था इन्फिनिटी मॉल। हम बताते हैं कि निशांत भैया है ना, तो पहली बार भागे थे ना बम्बई पटना से, तो निशांत भैया रहते थे बम्बई में वहाँ। तो फ़ोन छोटा था मेरे पास, तो जैसे ही ट्रेन से उतरे फ़ोन लगाए तो बोले कि कहाँ, हम बोले प्रणाम भैया। बोलो, नंबर तो था पहले से, क्योंकि पटना में भी घर उनका था तो आते जाते रहते थे, मुंबई भी आते जाते रहते थे। अब फ़ोन घुमाए, बोले प्रणाम भैया, खुश रहो, कहाँ हो। बोले भैया बम्बई आए। हाँ बम्बई आए हुए हैं। कहाँ है बम्बई में, काहे बम्बई आया है, भाग के आए भैया। तो ये नहीं बोले कि हम घर से भाग के आए हैं, ये नहीं बोले, हम बोले कि हमको घर से भगा दिया गया। रीज़न ये था कि मेरे घर के बगल में गोतिया होती है, इसी से उतना वो जानते नहीं थे। वो क्या हुआ, लड़का लड़की वाला कुछ मैटर हुआ तो भागा भागी कर लिया, तो केस बन गया। अब केस बन गया तो मेरा भी नाम हो गया, तो हम इसीलिए घर से क्या गए, भगा दिए, बल तुम यहाँ से हटो। तो क्योंकि घर से बोलेंगे हम भाग के आए तो उदेंगे वो करते हो। बहुत सामाजिक आदमी है वो, बहुत सामाजिक आदमी, गलत राय कभी नहीं देते हैं। ये होता है ना कि आया तो चलो गलत राय नहीं देते वो आदमी। तो वो बोले अच्छा अच्छा ठीक है, तुम पहले ऐसा करो, कहाँ है। तो हम बोले दादर में। बोले दादर से अंधेरी आओ, और अंधेरी से तुम बस पकड़ना, अब बोलना इन्फिनिटी मॉल के पास हमको उतार देने के लिए। समझ रहे बात को। बोले ठीक है भाई। तो दादर से पूछ पाछ के कैसे अंधेरी आए, अंधेरी से कौन सा बस जाए, क्योंकि बोले कि सब बस नहीं जाता अंधेरी, पता कर लेना, लिखा रहेगा
अंधेरी, पश्चिम अंधेरी। बोले ठीक है, हम पता कर लेंगे। पता करके चढ़े तो बसवा में भीड़ था। तो बोल रहा था पुढ़े चल पुढ़े चल पुढ़े चल। बोले कुछ ही बोल रहा है पुढ़े चल है ना। तो दिमाग मेरा खसका कुछ। तो बोला भैया आगे बढ़ो ना। बोले मतलब? बोले अरे भैया बोल रहा आगे बढ़ो। तो ये मराठी लैंग्वेज है पुढ़े चल। तो हर जगह की जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो हर जगह थोड़ा थोड़ा क्या है। हम लोग बोलते हैं रसगुल्ला, बंगाली वाला बोलेगा रोसगुल्ला, रो ना। हम लोग को बोलते हैं घर, बंगाली वाले बोलता है बाड़ी। आमी बाड़ी जावे, तुम्हें भात खावे, तुम्हें जल खावे। जल भी उन लोग खाता है, बंगाली लोग ने जल, उन लोग जल खावे बोलता है, लैंग्वेज है उसका। जल खावे नहीं कहेगा जल पीवे, जल खावे, जल खाता है वो लोग। तो बंगाली का अपना अपना हिसाब है ना। बंगाली पर तो बहुत कहानी वो सुनाए थे, मछली वाला याद है ना, नहीं सुनाए थे? बंगाली जो लोग होते हैं ना, मछली के बड़े शौकीन होते हैं। उसको कुछ मिले या ना मिले, सामने एक पीस मछली दिख जाना चाहिए, और देख देख के 2 कटोरा भात खा लेगा। ये बंगाली का नेचर है, मछली खाना उसकी परंपरा है, उसका वो कल्चर है। वो मछली के बिना वो अधूरा है। जो प्योर बंगाली होते हैं ना, लगभग दिन मछली खाते हैं। 365 दिन में अगर 300 दिन कहा जाए तो गलत नहीं है। अब मछली खाने के इतने शौकीन होते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, 1-2 पीस। समझ रहे बात को? तो एक बिहारी और एक बंगाली किसी कंपनी में काम करते थे। हम लोग खाने वाले 1 किलो, कि जब तक भर पेट ना हुआ तब तक तो कोई उपाय ना है, 1 पीस से तो कुछ होने वाला ना है। तो हम लोग कहने में तो बिहारी और बंगाली कंपनी में काम करता था। शनिवार को हाफ डे में छुट्टी हो गया, मंडे को आया सब। तो बातचीत हुआ कि संडे कैसा गया भाई। संडे छुट्टी का दिन होता है, शहरों में संडे का बड़ा महत्व होता है। तो छुट्टी का दिन कैसा गया? बोला दादा क्या बोल चीज़? बोला क्या बोलो? बोला मच्छी खाओ। मछली को क्या बोलता है? मच्छी खाओ। मच्छी खाओ। हाँ, शनिवार गयो, शनिवार शाम खाओ, रविवार खाओ, रविवार दोपहर खाओ, रविवार शाम खाओ। पता है अभी भी खा के आयो। बोला बिहारी बोला कितना तुम मछली ले लिया था यार, कि तुम शनिचर खाया, एतवार खाया, अब सोमवार को अरब भर खाया। तो दादा 250 ग्राम मछली लिया था। तो 250 ग्राम का कितना वजन होगा? 7-8 को छोटका। तो उन लोग का यही रूल है कि 1 पीस भात पर रख लो, काम खत्म, क्योंकि रोज खाना है उसको। हमारे यहाँ 2 किलो आएगा नहीं, बार पेट चाहिए, तब मछली भात होगा ना होगा। तो ये बंगाली लोग मछली का, रसगुल्ला का बड़े प्रेमी होते हैं। वो लोग रोसगुल्ला बोलते हैं। तो जोतदारों को गांठीदार और मंडल भी कहा जाता था। जोतदार बड़े चालाक होते थे, नीलामी करवाया और ज़मीन खुद क्या कर लेता था? खरीद लेता था। जमींदार किस प्रकार से अपने जमींदारी को नीलाम होने से बचाते थे? सवाल ये भी उठेगा कि आखिर जमींदार का नीलामी हो रहा है तो क्या नीलामी होने दे देगा? कुछ तो दिमाग लगाएगा ना। एक दिमाग आपको बताएं कि क्या करता था, अपने दमिया सेट कर देता था नहीं, और ऊंची दाम पर बेचवा देता था। अब बाद में पता चला कि वो तो ओकरे आदमी है। अब बोलता था हम पैसे नहीं देंगे। 2-3 बार ऐसी हुआ, अंग्रेज का उसी को दे दिया, ले लो रख लो भाई। फर्जी बिक्री, पहला बात ये जो इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। फर्जी बिक्री के लिए एक ऐसी तरकीब थी जिससे जमींदार अपनी जमींदारी को क्या करते थे? बचा लेते थे। जैसे वर्धमान के राजा की कहानी हम आपको बता दिए कि कुछ हिस्सा क्या कर दिया गया? अपनी माता को दे दिया गया। और अगर औरत के नाम पर ज़मीन कर दिया गया तो वो ज़मीन फिर नियम था कि नीलाम। बस ये लोग क्या करता था, कुछ ज़मीन माँ के नाम और कुछ ज़मीन पत्नी के नाम, ज़मीन नीलाम। दिमाग लगा लेता था, क्योंकि कंपनी स्त्रियों की संपत्ति को नहीं छीनती थी। उसके बाद जमींदारों की संपत्ति नीलाम के समय अपने ही आदमियों को ऊंची बोली लगवाकर संपत्ति को खरीदवा लेते थे और बाद में मना कर देते थे कि हम पैसा ना है मेरे पास। तो ये तरीका था, संपत्ति को पत्नियों या माँ के नाम पर ट्रांसफ़र, और नहीं तो अपने ही आदमी रखकर संपत्ति की ऊंची बोली लगाकर झूठी बिक्री करवा देना। तक नहीं लगा बिक्री हो गया, बाद में पता चला दमिए नहीं भागल है नहीं। अब कई बार ऐसा होता था कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति खरीद भी लिया ज़मीन ने, तो जो ज़मींदार होते थे ये लठैत को पाल के रखते थे। अब खरीद लिया तुम्हारा गांव में खरीदा है, चलो बाहर, मार पीट के उसका माथा का पार फोड़ देता था।
और डर से कहता था हम नहीं देंगे भाई पैसा, हमको नहीं है पैसा, अंग्रेज को मना कर देता था। तो तीनों तरीका अपनाता था, लठैत भी रख लेता, संपत्तियों घर वाली के नाम पर, माई के नाम पर कर देता था, झूठी बिक्री भी करा दिया। इस तरीके से ज़मीन पर किसी को घुसने नहीं देते थे, क्योंकि वह अपने पुराने ज़मींदार से जुड़ा हुआ महसूस करते थे और उसके प्रति लोग क्या रहते थे, वफादार रहते थे। पुराने जो रैयत होते हैं, रैयत बोलते हैं जो ज़मीन के छोटे मोटे मालिक होते हैं, है ना, किसान होते हैं, उसको रैयत कहा गया। तो किसान अपने ज़मींदार के प्रति थोड़ा तो वफादार रहेगा, दुख सुख में देखता भी होगा कोई कोई, इसलिए वफादार रहता है। बाहरी कोई खरीदार आता था, पता चला वो फलना बाबू खरीदने आ रहे हैं, रास्ते में चूर चार के भेजा दिया, जाओ फिल्म उली में देखते हो ना, करवाता है नहीं करवाता है, यही चीज़ होता है। ये था आपका पार्ट 2, आगे हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3।